हिंदू समाज में धर्म व जन जागृति लाने के उद्देश्य से 84 कोस वाहन परिक्रमा तीर्थ क्षेत्र पुष्कर राज के लिए हुई रवाना। श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा और दौराई से प्रारंभ हुई वाहन यात्रा में हजारों लोग शामिल। 84 कोसी परिक्रमा तीर्थ क्षेत्र पुष्कर राज अजयमेरू के तत्वाधान में रविवार को प्रातः 11 बजे श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा और दौराई चौराहे से दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों पर भगवा ध्वज फहराए हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते हिंदूवादी संगठनों के हजारों लोग वाहन यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह इस वाहन यात्रा का शहरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा और अल्पाहार के साथ स्वागत किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में धार्मिक मेले के आयोजन व मेले के प्रति जन जागरण लाने के उद्देश्य से 7 नवंबर रविवार को प्रातः 11 बजे पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर महादेव मंदिर और दौराई से 84 कोसीय वाहन परिक्रमा प्रारंभ हुई। परिक्रमा का समापन पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाटों पर ध्वज पताका फहराकर किया जाएगा। 84 कोसीय परिक्रमा के संयोजक तरुण वर्मा ने बताया कि वाहन परिक्रमा यात्रा में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज में धर्म और जन जागरण की भावना पैदा करना है। यात्रा के आयोजन से पुष्कर के 84 कोस क्षेत्र में नशा मुक्ति का संदेश भी देना है ताकि तीर्थ स्थल पर किसी तरह का कोई नशा ना हो। यात्रा के पुष्कर पहुंचने पर रावत धर्मशाला में साधु संतों के सानिध्य में यात्रा में शामिल सभी संगठन के लोगों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुष्कर मेला केवल पशु मेला नहीं है, यह मेला भारत की संस्कृति, धार्मिक व सामाजिक उत्थान का मेला है। यहाँ हिंदुवादी संगठनों की ओर से 101 झंडों के साथ 84 कोसी वाहन परिक्रमा निकाली जा रही है, जिसमें पुष्कर, अजमेर के आसपास के सभी तीर्थ स्थलों के लोग शामिल हुए हैं। जिले के प्रमुख किलों के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वाहनों के माध्यम से परिक्रमा को पूरा किया जा रहा है। पुष्कर सरोवर की पूजन कर यह परिक्रमा संपन्न होगी। 84 कोसी वाहन परिक्रमा में प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह रावत, परिक्रमा संयोजक तरुण वर्मा, गौरव शर्मा, धीरज गुर्जर, धर्म सिंह रावत, पृथ्वी सिंह, सुरेंद्र सिंह रावत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर शहर का सौभाग्य है कि यहाँ पर अजयमेरू 84 कोस परिक्रमा समिति के द्वारा यह भव्य यात्रा का स्वागत किया गया है। यह यात्रा दौराई से प्रारंभ हुई और सुभाष नगर, उबड़ा का देवड़ा मंदिर, गढ़बीटली महादेव मंदिर होते हुए यह 9 नंबर पे आई है। अभी इस मुख्य यात्रा पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है और लगभग इन पूरी यात्राओं में 1000 से ऊपर व्यक्तियों का सहयोग मिल चुका है और ये भव्यता आगे बढ़ती जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू समाज में जन जागरण, धर्म जागरण की भावना पैदा करना। ब्रह्मा जी मानव सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ पदवी है, उनका सम्मान बना रहना चाहिए। वेदों के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, गंधर्वों के गीत होने चाहिए और एक धार्मिक वातावरण पूरे अजमेर शहर में पैदा करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। इस यात्रा का जन जागरण का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में एक नशे का व्यापार जो चारों तरफ बढ़ रहा है उसको 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में नशे मुक्त क्षेत्र घोषित हो, यह भी एक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। साथ में इस यात्रा के कई संदेश हैं, उसमें स्वदेशी चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। साथ में सोलर की वस्तुओं का भी प्रयोग हमारे भारत के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की निर्भरता कम हो और भारत विकास के पथ पे आगे बढ़े। ऐसी कामना से ब्रह्मा जी की प्रार्थना आशीर्वाद लेने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में हमारे साथ में अनेकों साधु संत इस यात्रा में आ रहे हैं, जिसका स्वागत समारोह पुष्कर के अंदर रावत धर्मशाला के अंदर किया जाएगा। अनेकों समितियां इस यात्रा में जुड़ गई हैं और हम सभी आगंतुक लोगों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदर्श नगर राजकीय अंध विद्यालय में लगी पानी की टंकी तेज धमाके के साथ फटी। रविवार को छुट्टी होने की वजह से नहीं हुआ हादसा, अन्यथा हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। रविवार को आदर्श नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पेयजल मुहैया कराने वाली छत पर रखी प्लास्टिक की पानी की टंकी अचानक तेज धमाके के साथ फटकर नीचे गिर गई। इसी के साथ जिस पट्टी पर टंकी रखी थी वह पट्टी भी टूटकर नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि रविवार का दिन होने की वजह से स्कूल की छुट्टी थी, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना या हादसा भी हो सकता था। स्थानीय निवासी मनीष सेन ने बताया कि आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे हैं और प्रधानाध्यापक अर्पण जी को भी फोन कर दिया, वह भी मौके पर आ रहे हैं। आज स्कूल में छुट्टी थी, लिहाजा कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रथम दृष्टया टंकी फटने का कारण टंकी का ज्यादा पुराना होना माना जा रहा है, जिससे उसकी प्लास्टिक गल गई होगी और पानी के वजन से फट गई होगी।
फिलहाल नई टंकी रखने की कवायद की जा रही है ताकि सोमवार से स्कूल खुलने पर छात्रों को पेयजल मुहैया हो सके। ये आदेश नगर के अंदर अन्य विद्यालय है। इसके अंदर जो बच्चों की पीने की पानी की टंकी है, ये काफ़ी लंबे समय से इसमें से पानी का रिसाव भी हो रहा था और आज ये अचानक विस्फोट के साथ में फट गई। गनीमत रही कि आज छुट्टी होने के कारण यहाँ पे कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, ना हो सकता था कोई बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की लग सकती थी। ये आप देखिए ये पानी की टंकी है, इसके पूरे कचुम्बर हो चुका है। और अभी हमने यहाँ के जो स्कूल के प्रधान अध्यापक है अर्पण जी, उनको भी कॉल किया है, वो भी मौके पे आ रहे हैं और हम भी मौके पे हाँ इसमें पानी ये जब ये फटी थी तो फटने के दौरान वहाँ पे एक पट्टी थी, वो भी टूट के नीचे गिरी है और आप देख सकते हैं टंकी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। नहीं, उस समय पानी की मोटर चालू नहीं थी और ये पानी तो इसी तरीके से बह रहा था। श्रीनगर के नजदीक गुरु नानक होटल पर मारपीट की वारदात में घायल युवक की हुई दौरान इलाज मौत। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने श्रीनगर थाने के बाहर शव रखकर दिया धरना, किया प्रदर्शन। श्रीनगर के नजदीक हाईवे पर गुरु नानक होटल पर दीपावली की रात हुई मारपीट की वारदात में घायल युवक ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्रीनगर थाने में मृतक पवन यादव के परिजनों और ग्रामीणों ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के शव को थाने के बाहर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मृतक के परिजन श्रीनगर निवासी सुरेश यादव ने बताया कि दीपावली की रात 12 से 15 लोगों ने एकजुट होकर पवन को बंधक बना लिया और अपने छोटे भाई बंटी यादव को मौके पर बुलाने को कहा। जब पवन ने बंटी को फोन कर मौके पर बुलाया तो सभी लोगों ने एकजुट होकर ढाबे की खाट पर रखे लकड़ी के फंटे और बियर की बोतलों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की ये वारदात ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वहीं आरोपी दोनों को मारपीट कर लहूलुहान हालत में ढाबे पर पटक कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन दोनों घायलों को अस्पताल लेकर गए, जहां से पवन की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से खफा ग्रामीणों ने मृतक पवन यादव के शव को थाने के बाहर डीप फ्रीजर में रखकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम और एसपी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आखिर थाना प्रभारी गणपत सिंह राजावत द्वारा मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दिए गए आश्वासन के बाद शव को उठाकर दाह संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि कानाखेड़ी निवासी गजराज सिंह रावत, प्रवीण रावत, नेम सिंह रावत, राम सिंह रावत, कमल सिंह रावत, जय सिंह, शिवराज, राजवीर, काम सिंह, सागर आदि ने फंटे और बियर की बोतलों से दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने पवन यादव को जबरन बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, वहीं उसके छोटे भाई बंटी यादव को भी बुलाकर उसे भी बेरहमी से पीट। भैया ये अपने श्रीनगर के पास में जो होटल है गुरु नानक होटल, उस पर ये वारदात हुई है और दीपावली की रात लगभग 9:30-10 बजे के बीच में पवन यादव वहाँ पे खाना खाने गया था। उसके बाद में वहाँ 10 से लगभग 12 से 15 जने पवन यादव को घेर लिए और बोला तेरे भाई को बुला, और बंटी यादव उसको भी बुलाया वहाँ पे और दोनों के साथ में मारपीट करी। अब ये कोई पता नहीं क्या मामला था, बाकी उन्होंने उसको किडनैप किया, उससे फ़ोन करवाया कि बंटी यादव को बुला, और फिर बंटी गया तो दोनों के साथ में भारी मारपीट की और दोनों को घायल अवस्था में छोड़ के वहाँ से भाग गए। गिरफ्तारी भी ये करी है इन्होंने, लेकिन सही गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है और हमने ज्ञापन भी दिया है एसडीएम साहब को भी है और एसपी साहब को भी है और थाना अधिकारी को भी है। और हम अब जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण शव के साथ में धरना देना चाहते हैं। हमने ज्ञापन दिया है, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी, हमें बस न्याय चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। पुलिस ने जब रिपोर्ट दी हमने तो उसके बाद में अभी तक उठाया भी है लोगों को, तो ऐसे आदमी को उठाया जो आरोपी वहाँ बाद में थे या ऐसा कुछ मामला था, लेकिन मेन मुख्य आरोपी 3 या 4 जने ज़्यादा थे जिन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद में ये भी मिल गए थे जो इनके साथ थे, तो सभी ने मिल के 12 से 15 जने सब ने मिल के इनको मारपीट करी, भारी मारपीट करी है, जिससे इनके चोटें आई है
तो एक को तो अजमेर रेफ़र किया और दूसरे को अजमेर से जयपुर रेफ़र किया। गहरी चोट लगी है उनको और हम कल दोपहर से यहाँ पे थाने पे घेराव कर रखा है। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे इनको आरोपियों को पकड़े और उचित न्याय मिले, लेकिन ये कुछ बात समझने को तैयार नहीं है। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है और इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारी बात को सुना जाए। और एक आदमी का मर्डर हुआ है जिसमें इन्होंने बहुत लापरवाही करी है। सभी ग्रामवासी इसमें शामिल है और बात कर रहे हैं। आदि गौड़ एवं सनाड्य ब्राह्मण समाज सुधार संस्था जिला अजमेर के चुनाव संपन्न। संस्था चुनाव के साथ दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट प्रसादी का भी हुआ आयोजन। रविवार को कचहरी रोड इंडिया मोटर चौराहा स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में आदि गौड़ एवं सनाड्य ब्राह्मण समाज सुधार संस्था जिला अजमेर की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव किया गया। इसी के साथ समाज बंधुओं की मौजूदगी में दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन भी हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के समस्त समाज बंधु शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय संत गुरुदेव श्री डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महामंत्री का सम्मान करने के साथ ही पूर्व कार्यकारिणी को भी सम्मानित किया गया। संपन्न चुनाव में विष्णु प्रकाश जोशी को अध्यक्ष और अविनाश दुबे को महामंत्री बनाया गया। उन्होंने बताया कि वे समाज हित में और ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री का माला साफा पहनाकर समाज बंधुओं ने स्वागत अभिनंदन किया। वहीं डॉक्टर कृष्णानंद महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया। आज दिनांक 7 नवंबर 2021 को आदि गौड़ सनातनी ब्राह्मण समाज सेवा संस्था जिला अजमेर के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष और महामंत्री का चयन हुआ है, जिसमें विष्णु प्रकाश जोशी में स्वयं अध्यक्ष पद पर और हमारे अंदर डॉक्टर अविनाश दुबे महामंत्री पद पर चुने गए। और हम ये प्रयास रहेगा कि हमारा ब्राह्मण के जितने भी हमारे अजमेर के संगठन बने हुए हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, समाज को संगठित करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रयास के साथ हम करेंगे। जय भगवान परशुराम जी की। आज अजमेर में आदि गौड़ ब्राह्मण एवं सनाड्य ब्राह्मण सुधार न्यास का नव कार्यकारिणी का गठन किया गया। बड़े हर्ष की बात है, इस बार युवाओं का अवसर मिला है और ये ब्राह्मण समाज को आगे लेकर के जाएंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा ही विश्व को दिशा दी है और विश्व की दशा सुधारी है। अतः हम यही आग्रह करेंगे सकल ब्राह्मण समाज के लोगों से कि आप सब लोग एक होएं, एक होकर के साथ रहें, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और हम ब्राह्मण लोग साथ रहेंगे, एक रहेंगे तो अपने समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। इस अवसर पर मेरी कार्यकारिणी की समिति को हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं और सबके जीवन में मंगल हो ऐसी कामना करते हैं। भगवान परशुराम को प्रणाम। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के वैक्सीनेशन का कार्य जारी। धाम पर राजकीय चिकित्सालय राजगढ़ की मेडिकल टीम द्वारा किया जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर हर रविवार को देश प्रदेश से श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शन करने आते हैं, जहां पर गुरुदेव चंपालाल महाराज की प्रेरणा और राजगढ़ मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए बाबा के दर्शन कराए जाते हैं। साथ ही उन्हें कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसी के अंतर्गत अभी तक सैकड़ों श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीन लगा दी गई है। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर चिकित्सा शिविर में राजकीय चिकित्सालय राजगढ़ की एएनएम निर्मला, कोविड सहायक दीपिका सेन, आशा सहयोगिनी रजनी व संतोष, बीकानेर से जीएनएम सुरेश चौधरी द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय राजगढ़ के रतनलाल सेन भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं धाम पर राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद से एम्बुलेंस की सेवा भी प्रदान की गई है। हाँ, श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि दीपावली पर्व अभी हाल ही में मनाया है और दीपावली के बाद का जो पहला रविवार है वो अपने आप में विशेष रविवार होता है। इसलिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ अन्य रविवारों से कुछ ज्यादा आपको नजर आ रही होगी। इसके लिए गुरुदेव जी ने सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के सभी जो सरकार गाइडलाइन देती है उसका हमने पालन किया है। 2 गज की दूरी का और वैक्सीनेशन का काम भी यहाँ पर चालू है। गुरुदेव जी ने आज सुबह ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया था। राजकीय चिकित्सालय राजगढ़ के सभी चिकित्सक और कंपाउंडर्स
यहाँ बैठे हैं जो कि वैक्सीन लगाना है। जिन्होंने पहली वैक्सीन लगा ली है, जिनके दूसरी लगानी है, दूसरी वैक्सीन का भी काम यहाँ जारी है और लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन लगवाए हैं। 8 से 21 नवंबर तक पुष्कर में लग रहा है श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021। पशु हाट की तैयारियां पूरी, दड़ों और धोरों में पहुंचे पशुपालक, नहीं होंगे सांस्कृतिक मनोरंजक कार्यक्रम। तीर्थ नगरी पुष्कर में 8 से 21 नवंबर तक चलने वाला श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021 पुष्कर पशु मेला सोमवार से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते मेला आयोजित नहीं होगा, केवल पशुओं का हाट बाजार लगेगा। हाट बाजार में आने वाले पशुओं और पशुपालकों के साथ ही एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले और कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कोई भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक गतिविधि आयोजित नहीं होगी। न मेले का उद्घाटन समारोह होगा और न ही समापन। मेले में झूला, सर्कस सहित दूसरी गतिविधियां भी संचालित नहीं होंगी, इसलिए सभी लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। पुष्कर पशु हाट में आने वाले पशुपालकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए मेला मैदान में सैंड ड्यून्स पॉइंट के पास तिवारी में पुलिस ने टेंट लगा दिए हैं। साथ ही ऊंचाई पर दड़ा थाना भी लगाया गया है ताकि नीचे तक निगाह रखी जा सके। पुष्कर पशु हाट में पशुपालकों के लिए पानी, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी प्रगति पर है। जलदाय विभाग की ओर से मैदान में पानी की खेलियों में पानी भर दिया गया ताकि पशु प्यासे न रहें। जिला कलेक्टर की ओर से नए मैदान में 514 बीघा जमीन पर पुष्कर पशु हाट मेला लगाने के निर्देश जारी किए गए, जिसे लेकर समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। कल से औपचारिक रूप से मेला प्रारंभ हो जाएगा। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर शुभेंदु दीक्षित ने बताया कि इस बार मेले में कोई उद्घाटन, कोई समापन, कोई धार्मिक, कोई मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। सिर्फ पशुपालक अपने पशुओं की खरीद फरोख्त ही कर सकेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार मेले की जगह पर बहुउद्देशीय पशु हाट का आयोजन पशुपालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और जो अन्य विभाग है, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, इन सबके सहयोग से, समन्वय से मेला की जगह पर बहुउद्देशीय पशु हाट में कार्य किया जाएगा। आज हमारे मेले में 10 चौकियों की स्थापना, जिनके द्वारा कि हम पशु आमद को दर्ज करते हैं, उनका स्थापना पूर्ण कर ली जाएगी। दड़ों के अंदर विद्युत कनेक्शन का कार्य भी जैसा बता रहे हैं आज पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा खेलियों में पानी की जो खेलियों की मरम्मत थी वो पूर्ण हो चुकी है और पानी की सप्लाई भी आज से निर्बाध रूप से पशुओं के लिए और उनके पशु मालिकों के लिए 2 साइड की टोटियों के द्वारा सुनिश्चित कर ली जाएगी। दड़ों में 2 पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो 1 पशु चिकित्सालय अश्वों के लिए अलग से, और इस बार अगर अब मांग की गई तो हम उसको जरूर खोलेंगे। 9 नंबर पेट्रोल पंप के आगे नसीराबाद रोड पर रोडवेज बस ने मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। महिला को मृत्युकारित करने के बाद रोडवेज बस चालक हुआ फरार, अलवर गेट थाना पुलिस पहुंची मौके पर। रविवार दोपहर नसीराबाद रोड 9 नंबर पेट्रोल पंप के आगे एक लापरवाह रोडवेज बस चालक ने सड़क किनारे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पर पति पत्नी और उनका बच्चा सवार था। टक्कर लगने से स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और उस पर सवार महिला सड़क की ओर जा गिरी, जिससे उसके सिर से रोडवेज बस निकल गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने पत्नी की मौत को देखकर पति और बच्चा फूट फूट कर रोने लगे। वहीं दुर्घटना से आसपास हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। तत्काल अलवर गेट थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। अलवर गेट थाने के एएसआई किशन दत्त भारद्वाज में जाब्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही महिला के शव को भी जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। वहीं फरार रोडवेज बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। नसीराबाद रोड पर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना की तस्वीर तो कैद नहीं हो पाई, लेकिन रोडवेज बस वहां से निकलते हुए जरूर कैद हो गई, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन उसे खोजने में जुट गया है। ये एक्सीडेंट नसीराबाद रोड के ऊपर यहाँ ये इलेक्ट्रिक वाई की एक दुकान है, इसके थोड़ा पहले यहाँ पर रोडवेज बस के द्वारा ये चालक चला के लेके जा रहा था। ये बाइक पे थे, स्कूटी पर ये जा रहे थे और वो तेज़ गति लापरवाही के कारण उसकी रोडवेज वाले की थी और इसके टक्कर मार दी, जिससे
मौके पर एक लेडीज़ की दर्दनाक मौत हो गई सिर में चोट आने से, और एक बच्चा और उसका मरने वाले का पति घायल हो गया, जिनको जो का हॉस्पिटल पहुंचाया गया और मृतक को भी हॉस्पिटल पहुंचा गया और 108 से घायलों को जेलन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये भाई साहब गाड़ी थी, इसमें लेडीज़ थी, पीछे बैठी हुई थी, जेंट्स जिसको चला रहा था, बच्चा बैठा हुआ था। रोडवेज की गाड़ी पीछे से आई, उनको टक्कर मारते हुए निकल गई, और इसका जो है लेडीज़ थी, ये जो गिरने के बाद इसका सर आ गया चक्के के नीचे। उसके बाद गाड़ी अपनी निकल गई, आगे से टक्कर मारी है गाड़ी के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया। इसके बाद अलवर गेट थाने फ़ोन करा, ये लोग आए, पब्लिक ने सहयोग करा, जन सहयोग से काम हुआ जी, सारा पब्लिक अपने समय से आ गए। सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमा गर्ग की पेंटिंग प्रदर्शनी का शुभारंभ। मनोरम आर्ट अजमेर द्वारा श्रीनगर रोड स्थित कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल पर लगी 2 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी। मनोरम आर्ट अजमेर द्वारा सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमा गर्ग द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ श्रीनगर रोड स्थित कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल पर रविवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल ने फीता काटकर किया। डॉक्टर रमा गर्ग ने बताया कि प्रदर्शनी में एक्रेलिक कलर से समकालीन थीम पर 100 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर रमा गर्ग ने कहा कि पेंटिंग करने और पेंटिंग को निहारने से मानव शरीर में नव ऊर्जा का संचार होता है। कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल में श्रीनगर रोड पे 3rd फ्लोर पे पेंटिंग एग्जीबिशन रखी है। इसमें एक्रेलिक में कंटेम्प्रेरी आर्ट का शो है और सारी मिक्स तरह की पेंटिंग्स हैं, जिसमें कुछ स्पिरिचुअल हैं, कुछ राधा कृष्ण के हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, और शिव कुमार जी बंसल जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और सबको यहाँ पेंटिंग्स देखने के लिए सब आमंत्रित हैं। और इसका जो 5 to 8 PM आज चलेगा, कल भी रहेगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य है लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना, चित्रकारी से अपनी चित्रकारी से सबको मैसेज देना, और घर में वो जब इसको लगाएं तो उनको एक पॉजिटिव मैसेज आए, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, अपने व्यस्त से शेड्यूल में भी अपना कुछ हॉबी को कंटिन्यू करें, ये उनको सीख। इतने सारे चित्र मेरे बनाए हुए हैं। कला कलाकार के आनंद, स्नेह और प्रेम तथा आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने वाले प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति और समृद्धि की परिचायक है। इस अवसर पर लता शर्मा, विपिन गुप्ता, विनी गुप्ता, पारुल भार्गव, नीरू शर्मा, पूनम सक्सेना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि अजमेर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमा गर्ग द्वारा निर्मित पेंटिंग्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी है। डॉक्टर रमा गर्ग द्वारा निर्मित पेंटिंग्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आज मनोरमा आर्ट द्वारा श्रीनगर रोड पर अजमेर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर रमा गर्ग की निर्मित एक्रेलिक आर्ट की एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया। यहाँ पर समकालीन पेंटिंग लगाई गई है, जो कि मानव के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है, और आज इसका शुभारंभ किया गया। मैं अजमेर की सभी जनता का निवेदन करूंगा कि एक बार यहाँ आकर प्रदर्शनी को जरूर देखें। अजमेर जटिया पंचायत द्वारा जटिया प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का आयोजन। लोको खेल मैदान पर आज से T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अजमेर जटिया पंचायत के तत्वाधान में रविवार से लोको खेल मैदान पर जटिया प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता संयोजक मनोज खोरवाल ने बताया कि IPL की तर्ज पर पहली बार जटिया प्रीमियर लीग 2021 आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 टीमों के बीच मुकाबले होंगे। 10 नवंबर को सेमीफाइनल के 2 मुकाबलों के साथ ही 11 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि समाज के अध्यक्ष अर्जुन लाल बोहरा और सहयोगी भारत सिंह गानिया, उमाशंकर मोरपरिया, राकेश फुलवारी और ललित तुनगरिया के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी 7 टीमों को समाज के व्यवसायियों व भामाशाहों द्वारा खरीदा गया है। प्रतियोगिता के समापन पर बेहतरीन 18 खिलाड़ियों का चयन कर समाज की एक टीम का गठन भी किया जाएगा, जो अलग अलग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता में पहला मुकाबला SK इंटरनेशनल और रविदास क्लब के बीच हुआ, जिसमें SK इंटरनेशनल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसमें सुनील जटिया ने हाफ सेंचुरी लगाई। वहीं रविदास क्लब ने 143 रन का लक्ष्य 19वें ओवर में ही हासिल कर जीत दर्ज कर ली। रविदास क्लब के राहुल फुलवारी ने सर्वाधिक रन बनाए। इस प्रकार दूसरा मैच गंगा क्लब और मेघना 11 के बीच हुआ,
जिसमें गंगा क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक शुभम तिगाया ने 103 रन का योगदान दिया। जवाब में बैटिंग करने उतरी मेघना 11 176 रन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। इस तरह से गंगा क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में सोमवार को पहला मैच सुबह 8 बजे संघाड़िया क्लब और हिट स्ट्राइकर्स के बीच होगा। वहीं दूसरा मुकाबला 11 बजे शेवोहम क्लब और मेघना 11 के बीच खेला जाएगा। अजमेर जटिया पंचायत संस्था अजमेर द्वारा हर वर्ष दीपावली के पावन अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता कराती है। इस बार भी IPL के तर्ज पर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन की गई है। वैसे हर बार टीम अपनी तैयार होकर के आती है, परंतु इस बार नए सिस्टम IPL के तर्ज पर जिस प्रकार से टीमों का चयन होता है उसी प्रकार से इस बार टीमों का चयन हुआ है और खिलाड़ियों ने अपना व्यक्तिगत फार्म भरवाया है। उसके बाद में टीमें बनाई गई। उसके बाद 7 टीमें तैयार हुई और 7 टीमों के बीच में ये प्रतियोगिता 11 तारीख तक चलेगी लोको मैदान में। आज पहले दिन उद्घाटन सत्र में टीम रविदास क्लब वर्सेज SK इंटरनेशनल के बीच पहला मुकाबला प्रारंभ चल रहा है और उसके बाद में सेकंड मैच ऐसे कंटिन्यू नित्य प्रतिदिन 2 मैच होंगे। 10 तारीख को सेमीफाइनल 2 मुकाबले होंगे, 11 तारीख को फाइनल मुकाबले होकर के और ट्रॉफी वितरण की जाएगी। हमारे अध्यक्ष श्री अर्जुन लाल जी बोरा और सहयोगी के नाते से भारत सिंघाड़िया, उमाशंकर मोलपरियार, राकेश फुलवारी, ललित तुनगरिया बक्कल वाले, इन सबका सहयोगी के नाते से काम कर रहे हैं और समाज के विभिन्न व्यवसायी वो प्रत्येक टीम का अपनी टीम का स्पॉन्सरशिप ओनर के नाते से ओनर बने हैं और उन्होंने टीम को खरीदा है एक प्रकार से और प्रतियोगिता चल रही है। इस बार प्रतियोगिता में हमने एक नियम रखा है कि एक खिलाड़ी अंडर 14 14 साल से कम उम्र का खिलाड़ी अनिवार्य रूप से खेलेगा। इससे समाज की प्रतिभाओं का नए उभर के आएगी सामने, ताकि समाज में आगे भविष्य में समाज के खिलाड़ी अच्छे तैयार होकर के आगे भी जाकर के खेले। प्रतियोगिता में जैसे प्रतियोगिता संपन्न होगी उसमें से टॉप 18 खिलाड़ी 18 खिलाड़ियों की एक समाज की टीम बनेगी, तैयार होगी, वह विभिन्न स्थानों पर जा करके खेलेगी। ऐसा प्रतियोगिता में संपन्न होने वाला है।